हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। आज की क्लास हमारी रहेगी हरियाणा जीके के बारे में और आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा में जितनी भी नदियां हैं उन सब के बारे में। ठीक है, आज की क्लास में हम दोनों तरीके की नदियों के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे ऊपर मतलब शिवालिक रेंज से जो नदियां निकलती हैं उनके बारे में भी और अरावली रेंजेस से जो नदियां निकलती हैं उनके बारे में भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले मैंने लिखा है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पर कौन से पानी के स्रोत है, पानी के स्रोत है मतलब कहाँ पर कौन सी नदी का उद्गम है और वो कहाँ पर जाती है, कहाँ खत्म होती है, उन सब के बारे में जो अपवाह तंत्र है वो बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना नदी की। सबसे पहले क्योंकि हमारा जो हरियाणा है वो दो प्रकार की नदियों के मेल से बना है, यानी कि एक तरफ तो हमारे यहाँ पर क्या है, यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना। और इस तरफ से कौन सी नदी आती है? घग्गर। ठीक है, तो दो प्रकार की नदियों से हमारा हरियाणा घिरा हुआ है, क्योंकि यही क्या है, मेन नदियां हैं हरियाणा की, जो हरियाणा में मेन तरीके से बहती हैं। तो सबसे ज्यादा जो नदी हमारे यहाँ पर पूरे 12 के 12 महीने बहती है वो कौन सी है? यमुना नदी है। इसलिए यमुना नदी को 12मासी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 12मासी 12 के 12 महीने बहती है। ठीक है, तो इसलिए कौन सी नदी है? ये 12मासी नदी है। और जो आपकी घग्गर नदी है ना, ये क्या है, ये 12मासी नहीं है, मतलब 12 के 12 महीने इसमें पानी नहीं रहता। जब बारिश होती है ना तब इस नदी में क्या रहता है? पानी रहता है। जिस प्रकार से घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी मौसम के अनुसार होगी, क्योंकि बारिश तो एक मौसम में होती है, मानसून में होती है, तो मौसम के अनुसार ही इस नदी का नाम रखा गया है। और इस नदी को हम किस नदी के नाम से जानते हैं? मौसमी नदी के नाम से। क्या नाम है इसका? मौसमी नदी। और ये जो यमुना नदी है ये कौन सी नदी है? आपकी 12मासी नदी है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिवालिक रेंज से निकलने वाली नदियों के बारे में जो हमारे उत्तर पूर्व हरियाणा में बहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यमुना नदी के बारे में। इसके बाद हम घग्गर नदी के बारे में भी पढ़ लेंगे। मैंने यहाँ लिखा है यमुना नदी। यमुना नदी का मतलब ही क्या है? मतलब यमुना, यमुना का मतलब ये है कि यमुना को किस किस नाम से हम जानते हैं। पहले तो उन सब के बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है आपसे, बातों को घुमा फिरा कर पूछ लेता है और वहां हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं और हम हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो यमुना को क्या कहा जाता है? यम की बहन। क्या है यमुना? यम की बहन है। और इसे सूर्य की पुत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य की पुत्री। और इसे कौन सी नदी के नाम से हम जानते हैं? 12मासी नदी। क्या है? 12मासी नदी भी कौन सी है? हमारी यमुना नदी ही है। ठीक है, और वैसे आपकी जितनी भी नदी हैं जो शिवालिक रेंज से निकलती हैं, मतलब उत्तर पूर्व नदियां जितनी भी हैं सभी कहाँ से निकलती हैं? शिवालिक से निकलती हैं। परंतु आपकी जो यमुना नदी है ना, वो इसका अपवाद है। यमुना नदी जो है वो शिवालिक रेंज से नहीं निकलती। कहाँ से नहीं आती है? शिवालिक की श्रेणी से नहीं आती। तो शिवालिक की श्रेणी से ये क्या होगी? अपवाद है ये, मतलब ये शिवालिक से नहीं आती है। ये क्या है? इसका अपवाद है। ये नदी जो है, इस नदी का उद्गम कहाँ से नहीं है? शिवालिक श्रेणी से नहीं है। इसका जो उद्गम है वो गढ़वाल हिमालय से है। कहाँ से आती है ये? गढ़वाल हिमालय से। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए हरियाणा की ऐसी कौन सी 12मासी नदी है जो शिवालिक रेंज से नहीं निकलती है, तो आपकी यमुना नदी क्या है? शिवालिक रेंज से नहीं आती है। और बाकी जितनी भी उत्तर पूर्व हरियाणा की नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? आपके शिवालिक रेंज से ही निकलती है। जिस प्रकार से मारकंडा है, टांगरी है, सरस्वती है, घग्गर है, ये सभी कहाँ से आती हैं? ये सभी की सभी नदियां शिवालिक रेंज से ही निकलती हैं। परंतु यमुना इसका अपवाद है। आपको ये याद रखना है कि यमुना नदी जो है वो शिवालिक रेंज से नहीं निकलती है। कहाँ से है? ये गढ़वाल हिमालय से है। और बंदरपूछ पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? बंदरपूछ। कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ की पहाड़ी से। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? आपकी यमुना नदी है। और ये कितनी ऊंचाई से निकलती है? यानी 6000 प्लस, आप 6000 प्लस लगा लीजिए। ठीक है, कितनी? 6000 प्लस मीटर की ऊंचाई से ये नदी जो है वो हरियाणा में प्रवेश करती है। यानी कि 6000 प्लस मीटर की ऊंचाई से जो यमुना नदी है वो इस प्रकार से, इस तरीके से यहाँ पर मतलब हमारे हरियाणा के यमुना नगर के कलेसर में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है? गढ़वाल हिमालय से निकलती है। गढ़वाल हिमालय की बंदरपूछ की पहाड़ी से। और वहां से निकलने के बाद ये कहाँ पर प्रवेश करती है? ये हमारे, मैं एक बार मैप के थ्रू भी आपको समझा देती हूँ, इस प्रकार से मतलब ड्रॉ करके आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। कोई भी चीज होती है तो हम उसको मैप से बहुत अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, इससे हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होते हैं। हमें चीजों को रटना नहीं चाहिए, क्योंकि रटने से क्या होता है, हम उस चीज को थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं। अगर हमारे
कंसेप्ट जो है वो क्लियर है तो वो हमें याद भी रहते हैं। तो इसलिए हम मैप से हमारा जो है वो पढ़ लेना थोड़ा जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पर एक बार रफली ड्रॉ कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से जो यमुना नदी है वो हमारे हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है और हरियाणा के कौन से जिलों में ये जो है वो अपनी सीमा साझा करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हमारा यमुनानगर क्या है, इस प्रकार यहाँ पंचकुला रह जाता है, ये यमुनानगर है। क्या है, यमुनानगर। यमुनानगर के कलेसर नामक स्थान से, कहाँ से, कलेसर नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, कलेसर नामक स्थान से कहाँ प्रवेश करेगी, हमारे हरियाणा में एंट्री करती है ये। और निकली कहाँ से थी, गढ़वाल हिमालय से निकली थी। गढ़वाल हिमालय से निकलकर हरियाणा के कलेसर, कलेसर से कहाँ, मतलब हमारे यमुनानगर, यमुनानगर में कहाँ है, कलेसर है, ठीक है, कलेसर में ये प्रवेश करती है। अब यमुनानगर के बाद में हमारे यहाँ कौन सी स्टेट आती है, करनाल, ठीक है, करनाल के बाद पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत। इसके बाद पहले हम इन्हीं जिलों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से आती है, ये यमुनानगर से, यमुनानगर से प्रवेश करती है, ठीक है। और यमुनानगर का नाम भी यमुना नदी के नाम पर ही रखा गया है, इसलिए हम क्या, किस नाम से जानते हैं यमुनानगर को, यमुनानगर, क्योंकि यमुना नदी के किनारे है और यमुना नदी इसी हमारे जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये यमुनानगर है, यमुनानगर में सबसे पहले प्रवेश करेगी। उसके बाद कहाँ जाती है, ये करनाल में, कहाँ पर, करनाल में। करनाल के बाद हमारे यहाँ पानीपत आता है, पानीपत के बाद यहाँ क्या आता है, सोनीपत। पर इस प्रकार यहाँ दिल्ली आ जाता है और इस प्रकार यहाँ गुड़गांव जो है वो इस प्रकार यहाँ रह जाता है। इसके बाद यहाँ पर 2-3 हमारे जो जिले हैं वो और हैं, जिसमें से हमारी जो यमुना नदी है वो प्रवेश करती है। सोनीपत के बाद यहाँ क्या रह जाता है, हमारा दिल्ली है। दिल्ली के बाद यहाँ क्या है, फरीदाबाद, क्या है, फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद के बाद में नीचे है पलवल, क्या है, पलवल। तो इस प्रकार हमारे 6 जिलों में से क्या गुजरती है, हमारे यहाँ पर यमुना नदी पास होती है। कितने जिले हो गए ये, 6, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, 4 जिले हो गए हैं। इसके बाद फरीदाबाद और पलवल, बीच में दिल्ली आ जाता है, दिल्ली को नहीं लेना है। और साइड में यहाँ गुड़गांव रह जाता है, तो गुड़गांव को भी इसमें नहीं लेना है, क्योंकि गुड़गांव से भी आपके यमुना नदी जो है वो प्रवेश नहीं करती है। तो सबसे पहले हम यमुनानगर, कहाँ से एंट्री करती है यमुना नदी, हमारे यमुनानगर से। उसके बाद करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर फरीदाबाद और फिर पलवल। पलवल से होती हुई हसनपुर नामक स्थान से, मतलब यूपी में प्रवेश करती है। कहाँ से, हसनपुर नामक स्थान से ये बाद में यूपी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, मतलब यूपी में चली जाती है उस तरीके से आगे। और ये मतलब जो है हमारा इस तरफ क्या है, हरियाणा है, और इस तरफ क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार इसको हरियाणा और उत्तर प्रदेश को का डिवाइडर भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों को क्या करती है, ये अलग करती है, ठीक है। तो इसका विभाजक क्या है, हरियाणा और यूपी का विभाजक कौन सी नदी है, यमुना नदी है। तो आप क्या याद रखेंगे, हरियाणा और यूपी का विभाजक किसे कहा जाता है, यमुना नदी को। किसे कहते हैं हम, इसे यमुना नदी को क्या कहते हैं, हरियाणा और यूपी का विभाजक कहते हैं, किसे, यमुना नदी को, ठीक है। और यमुना नदी जो है हरियाणा और यूपी के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है, 320 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की है ये, 320 किलोमीटर की जो सीमा है वो ये साझा करती है। कौन सी नदी, यमुना नदी। अब यमुना नदी की जो लंबाई है वो सबसे अधिक करनाल जिले में है। कौन से जिले में है, करनाल में। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारी यमुना नदी है वो सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य में बनाती है, तो वो करनाल में बनाती है, ठीक है। एक कंसेप्ट आपको और याद रखना है, यहाँ पर बीच में क्या है, कुरुक्षेत्र है। क्या है यहाँ, कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र जो जिला है ये हमारा ना तो यमुना नदी से टच होता है और इधर की तरफ क्या रह जाती है, घग्गर नदी, ठीक है, और ना ही ये घग्गर नदी से टच होता है, यानी कि घग्गर और यमुना नदी दोनों ही कुरुक्षेत्र जिले से नहीं बहती हैं, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र इसका अपवाद है, कभी आप करनाल और कैथल में कंफ्यूज हो जाए। कैथल से क्या जाती है, घग्गर नदी इधर की तरफ मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, और यहाँ करनाल में क्या जाती है, यमुना नदी जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार यमुना जो है वो सदा बहती है, सदा बहने के कारण भी हम उसे किस नाम से जानते हैं, सदा नीरा के नाम से भी हम उसे जानते हैं। बारहमासी भी नदी भी यही है, यम की बहन भी यही है, और सूर्य की पुत्री भी हमारे यमुना नदी ही है। और यमुना नदी की जो शुरुआत थी वो मैंने आपको बताया था कहाँ से होती है, गढ़वाल हिमालय से होती है, बंदरपूछ की पहाड़ियों से। मीटर ऊंचाई से निकलती है, 6330 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पर जो यमुना नदी थी वो 70% बहती थी। कितने परसेंट थी हमारे यहाँ, 70% पानी जो था वो हमें यमुना नदी का हमारे हरियाणा को मिलता था। कितने परसेंट मिलता था,
70%, ठीक है। बाद में हमने दिल्ली के साथ में हमारा क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर 47% पानी ही, यमुना नदी का जो पानी है 47%, वो ही हमारे हरियाणा को मिलता है। कितना मिलता है, 47% पानी हमारे हरियाणा को मिलता है, ठीक है। ये इसके लिए जो एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, 1994 में एग्रीमेंट हुआ और 1994 में एग्रीमेंट के बाद में हरियाणा को 47% पानी जो है वो यमुना नदी का मिलने लगा। इससे पहले हमें 70% पानी किसका मिलता था, यमुना नदी का मिलता था। परंतु बाद में हमने क्या किया, थोड़ा जो मतलब एग्रीमेंट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो यमुना नदी का पानी है वो दिल्ली में भेजना शुरू कर दिया, ठीक है। जिस प्रकार से वहां पर गुड़गांव में ओखला बैराज बनाया गया, तो इस तरीके से हमारा जो पानी है वो कहाँ ट्रांसफर होने लगा, दिल्ली में ट्रांसफर होने लगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो SYL मुद्दा है, जो पंजाब हरियाणा को पानी नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि दो स्टेट जो होती हैं वो क्या होती है, एक दूसरे की साझेदार होती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस चीज की परमिशन देती है, सुप्रीम कोर्ट परमिशन देती है, तो हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हम एक देश में रहते हुए दूसरे राज्य की क्या करें, मतलब हेल्प करे। तो इस प्रकार हमने क्या किया, जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन था एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जो पानी हमारे यहाँ पर 70% पानी था यमुना नदी का, वो 47% ही पानी हमने यहाँ रखा, बाकी पानी जो है वो दिल्ली में भेज दिया। यमुना नदी का पानी जो है वो आधा दिल्ली में जाने लगा, ठीक है। 70% था पहले, 1994 के बाद 47% ही यमुना नदी हमारे, मतलब यमुना नदी का पानी जो है वो हरियाणा को मिलता है। तो सबसे पहले यमुना नदी क्या है, यमुना नदी यमुनानगर कलेसर कहाँ से बहती है, यमुनानगर से, करनाल के बाद पानीपत, सोनीपत, इसके बाद फरीदाबाद और इसके बाद में पलवल, ठीक है। यमुना नदी जो है इसकी 3 सहायक नदियां हैं, जिनका नाम क्या है, सोम, पथराला। क्या क्या है इनकी सहायक नदियां, यमुना नदी का नाम है बूढ़ी यमुना, क्या नाम है इसका, बूढ़ी यमुना। तो 3 नदियां जो हैं वो हरियाणा में इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, यमुना की। और यमुना नदी एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, मतलब इसको साफ कर देती हूँ, और इसके बाद हम मतलब पढ़ना शुरू कर देंगे नेक्स्ट पॉइंट्स। यमुना नदी जो है वो क्या है, गंगा नदी की सबसे बड़ी, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आपसे कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताएं, तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो क्या है आपकी, यमुना ही है। कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, तो इसका नाम क्या है, यमुना, ठीक है। यमुना और जो गंगा है, इन यमुना गंगा में कहाँ मिलती है, इलाहाबाद के प्रयागराज में ये जो गंगा नदी में मिल जाती है। इलाहाबाद के किस में मिलती है, प्रयागराज में। इन दोनों का मिलन होता है, किसका, गंगा प्लस यमुना का। तो गंगा और यमुना नदी कहाँ मिलती है, इलाहाबाद के प्रयागराज में। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी कौन सी है, यमुना नदी ही है, ठीक है। यमुना नदी को सदा नीरा, सूर्य की पुत्री, यम की बहन और बारामासी नदी के रूप में हम इसे जानते हैं। और ठीक है, तो यमुना नदी जो है, बाद में यमुना नदी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, उसके टॉपिक जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो नहरों में काउंट हो जाएगा। हमारी जो यमुना नदी थी, इस प्रकार से इसकी 2 शाखाएं बांट दी गई। एक शाखा हमारे हरियाणा में है और दूसरी शाखा कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। और इसको बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वाली जो है वो पश्चिमी यमुना नहर है, कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर। और यूपी वाली कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर, कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। जब हम नहरों का टॉपिक पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में डिटेल से जान लेंगे, और इनके ऊपर ही क्या बांध बनाए गए, जिस प्रकार ताजे वाला है, हथनी कुंड है, वो सभी बांध इन्हीं के ऊपर बनाए गए हैं, उनके बारे में हम तब जानेंगे जब हम नहरों का टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यमुना नदी जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं हमारी घग्गर नदी के बारे में, क्योंकि ये क्या है, हमारी मेन नदियां हरियाणा की, और इनके बारे में हमारा जान लेना जरूरी है। इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा है, अभी यमुना नदी के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे इस तरीके से घग्गर नदी के बारे में। किसके बारे में, घग्गर। शुरू करते हैं घग्गर नदी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो यमुना नदी है वो शिवालिक रेंज से नहीं निकलती है, गढ़वाल हिमालय से निकलती है, लेकिन हमारी जो घग्गर नदी है वो कहाँ से निकलती है, शिवालिक रेंज से ही निकलती है। शिवालिक रेंज से निकलती हुई ये कहाँ से आती है, इसका जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश की डागशाई की पहाड़ियों से है। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश के डागशाई से ये निकलती है। कहाँ से, यहाँ मैं लिख देती हूँ, हिमाचल प्रदेश की डागशाई,
तो डागशाई की पहाड़ियों से कौन सी नदी हमारे निकलती है, यहाँ से घग्गर नदी जो है वो डागशाई की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और इसके बाद में ये कहाँ पर एंटर करती है, घग्गर नदी जो है इसके बाद हमारे पंचकुला के कालका से एंटर करती है। कहाँ से, इस प्रकार यहाँ पंचकुला लगा लीजिए, ठीक है, ये पंचकुला है और पंचकुला से हमारे घग्गर नदी की एंट्री होती है पंचकुला के कालका से। कहाँ से होती है, पंचकुला के कालका से जो घग्गर नदी है इसकी एंट्री होती है। इसके बाद में पंचकुला से होती हुई है यहाँ अंबाला, क्या है यहाँ पर इस तरीके से अंबाला लगा लीजिए, रफली ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये क्या है, इसके बाद अंबाला में एंटर करती है। कहाँ पर एंटर करती है, अंबाला में। अंबाला के बाद यहाँ ये कैथल में एंटर करती है। कहाँ पर, कैथल में। मैंने आपको बताया था कि कुरुक्षेत्र जो है इस तरीके से रह जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, करनाल, ठीक है, और बीच में क्या रह गया, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र आपका एक ऐसा जिला है जिससे दोनों ही बड़ी नदियां पास नहीं होती है, मतलब दोनों ही जो नदियां हैं वो इससे नहीं बहती हैं। छोटी मारकंडा नदी है, जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां हैं वो ही कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेंगी आपको। यहाँ पर आपको ना तो घग्गर नदी इसमें से पास होती है और ना ही आपके यहाँ पर यमुना नदी जो है वो कुरुक्षेत्र से पास होती है। मैं आपको इसलिए ये ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो इसलिए आपका मेन पॉइंट है। कई बार ऐसा नहीं पूछता, पॉजिटिव पॉइंट्स ना पूछकर नेगेटिव पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। मतलब इस तरीके से पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा जिला है हरियाणा का जहां से ना तो घग्गर नदी और ना ही यमुना नदी पास करती है, तो आपको क्या टिक करना होगा, कुरुक्षेत्र, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, आप रट के इन चीजों को जाएंगे तो आप इसको टिक ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारा जान लेना जो वो है जरूरी है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है मैंने, कैथल, पहले पंचकुला फिर अंबाला फिर कैथल। इसके बाद आप सभी मतलब यहाँ पर जींद जिला है, लेकिन ये जींद जिले में से नहीं बहती, ऊपर यहाँ क्या है, पंजाब है, क्या है, पंजाब, और पंजाब से ही क्या होती है, ये पास कर जाती है। मतलब जींद जिले को छोड़कर ऊपर पंजाब है और पंजाब से ही जो घग्गर नदी है वो चली जाती है, जींद जिले में एंटर नहीं करती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जींद जिले में जो घग्गर नदी है उसकी एंट्री नहीं है, जींद जिले को घग्गर नदी क्या नहीं करती, टच नहीं करती है। इसके बाद यहाँ पर हमारे क्या है, फतेहाबाद है और यहाँ है हमारा सिरसा, ठीक है। तो इन दोनों जिलों को क्या करती है, हमारे घग्गर नदी टच करती है। इसके बाद फतेहाबाद में, फतेहाबाद के बाद सिरसा, और सिरसा के बाद आगे राजस्थानी शुरू हो जाता है। तो हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी प्रवेश करती है और बाद में रेगिस्तानी इलाके में विलीन हो जाती है। तो यहाँ से होती हुई कहाँ जाती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। कहाँ जाती है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में, ठीक, राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्या करती है, ये प्रवेश करती है और यहाँ से प्रवेश करके कहाँ चली जाती है, रेगिस्तानी इलाके में। कहाँ चली जाती है, रेगिस्तानी इलाके में विलीन हो जाती है। रेगिस्तान में क्या हो जाती है, विलीन, मतलब लुप्त हो जाती है। फिर नहीं पता हमें ये नदी जो है वो कहाँ जाती है, ठीक है। इस सबसे पहले हम जान लेते हैं, मतलब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले कहाँ से निकली थी घग्गर नदी, डागशाई की पहाड़ियों से। डागशाई कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, तो इसकी एंट्री कहाँ से, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के डागशाई की पहाड़ियों से। डागशाई के बाद ये पंचकुला, हरियाणा के पंचकुला के कालका में प्रवेश करती है। कालका में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ जाती है, अंबाला में। अंबाला के बाद जाती है कैथल में, कुरुक्षेत्र नहीं है, ठीक है। कैथल के बाद कहाँ जाती है, ये हमारे जींद में भी इसकी एंट्री नहीं है क्योंकि ऊपर पंजाब की तरफ से ये निकल जाती है, ठीक है। पंजाब के बाद ये फतेहाबाद, और फतेहाबाद के लास्ट स्टेशन कौन सा है हमारा, सिरसा, ठीक है। सिरसा के बाद ये इस तरफ से नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ ये हमारे राजस्थान जो है, राजस्थान में एंट्री कर जाती है और वहां पर एंट्री करने के बाद रेगिस्तानी इलाके में विलीन हो जाती है। वैसे भी कौन सी नदी है ये, बारहमासी नदी नहीं है, मौसमी नदी है। तो इसमें इतनी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की मात्रा जो है वो बहुत अधिक नहीं रही होगी, मतलब इसमें बहुत कम ही पानी होता है। कौन सी नदी में, घग्गर नदी में मोस्ट ऑफ टाइम तो ये सूखी ही रहती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ भी और पंचकुला में भी 2 बांध बनाए गए हैं। ऊपर जो बांध बनाया गया है उसका नाम है कौशल्या डैम। क्या है, कौशल्या डैम। तो आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कौशल्या डैम हरियाणा में कहाँ है, तो कौशल्या डैम कहाँ है, हरियाणा में पंचकुला। और कौन सी नदी पर बनाया गया है, घग्गर नदी पर। तो कौशल्या डैम ऊपर की तरफ पंचकुला में घग्गर नदी पर है। इधर हाकड़ा ब्रिज है, क्या है, हाकड़ा। ये जो नदी है घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, हाकड़ा नदी। किस नाम से जानते हैं, हाकड़ा नदी के नाम से, ठीक है। तो ये कौन सी नदी है, हाकड़ा नदी। हाकड़ा नदी कहाँ कहा जाता है, इसे राजस्थान में हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे घग्गर के नाम से जानते हैं और बाद में
इसे हम किस नाम से जानने लगते हैं? राजस्थान के लोग जो इसे हाकड़ा रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। और कुछ मतलब यहाँ पर मतलब इसकी जो घग्गर नदी है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, कितनी ऊंचाई से निकलती है? तो इसकी जो टोटल लेंथ हरियाणा में टोटल 292 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर? 292 किलोमीटर वैसे इसकी है। ठीक है, तो ये घग्गर नदी जो है वो कितने किलोमीटर की? हरियाणा में ये 292 किलोमीटर बहती है और बाद में राजस्थान में चली जाती है और टोटल 468 किलोमीटर है। इस पर जो बांध बनाए गए हैं उनके बारे में मैं लिख देती हूँ। जैसे एक कौशल्या बांध था, क्या नाम था इसका? कौशल्या बांध। ठीक है, दीवन वाला बांध, बांध। तो इस प्रकार से ये जो बांध है किस कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? घग्गर नदी पर ये बांध जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको घग्गर नदी के बारे में समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने यमुना नदी के बारे में भी पढ़ा था। तो जो हमारी दो इंपॉर्टेंट हरियाणा की नदियां हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले क्या था? डागशाही से निकलती थी। हमारे हरियाणा के 5 जिले घग्गर नदी के किनारे हैं। कितने? 5 जिले। तो आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन से जिले जो हैं वो कितने जिले हैं जो घग्गर नदी के किनारे हैं? तो घग्गर नदी के किनारे हमारे हरियाणा के 5 जिले हैं और यमुना के किनारे कितने हैं? 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले। और ये कहाँ से निकलती है? हमारे डागशाही से। कहाँ से निकलती है? डागशाही की पहाड़ियों से। वो कहाँ, जो आपकी यमुना नदी थी वो कहाँ से निकल रही थी? वो निकल रही थी बंदरपूछ से। कहाँ से? बंदरपूछ से। ठीक है, आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सरस्वती नदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। ऋग्वेद में भी हमारी सरस्वती नदी के बारे में बहुत पवित्र नदी के रूप में उसे जाना जाता था। जो सरस्वती नदी थी उसे बहुत पवित्र नदी कहा जाता था। सरस्वती नदी जो है, आज हम जान लेते हैं सरस्वती नदी के बारे में। जो आपकी सरस्वती नदी है इसका महाभारत काल से, ऋग्वेद काल से बहुत पुराना संबंध रहा है। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। सबसे पवित्र नदी के रूप में जो आपकी सरस्वती नदी है इसे ही जाना जाता था। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? आपकी सरस्वती नदी ही थी, जो आज क्या है? विलुप्त हो गई है। ठीक है, तो जो सरस्वती नदी है ये कहाँ से निकलती है? शिवालिक रेंज से ही ये नदी निकलती है। कौन सी रेंज की नदी है? शिवालिक की। शिवालिक श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये नदी? शिवालिक श्रेणी से। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से ये निकलती है। कहाँ से इसकी एंट्री है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से जो इसकी एंट्री है। हिमाचल प्रदेश के साथ ही हमारा एक जिला टच होता है जिसका नाम है यमुनानगर। तो बाद में कहाँ एंटर करती है ये? यमुनानगर में। कहाँ पर एंट्री है इसकी? यमुनानगर में एंट्री करती है। यमुनानगर का एक स्थान है जिसका नाम है आदि बदरी। क्या नाम है इसका? आदि बदरी। तो आदि बदरी से क्या है? इसकी हरियाणा में एंट्री है। तो आपको ये याद रखना है, जो सरस्वती नदी है कौन सी नदी है? शिवालिक श्रेणी की है। शिवालिक रेंज से निकलती है। शिवालिक रेंज से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलने वाली नदी बाद में इसके यमुनानगर के आदि बद्री में इसकी हरियाणा में एंट्री होती है। तो आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे? जिस प्रकार से से ही क्या है? सरस्वती है, से ही शिवालिक है और से ही सिरमौर है। तो सरस्वती नदी का से संबंध है। तो सिरमौर, सरस्वती, शिवालिक, सिरमौर। तो आपको ये 3 तरीके से याद रखना है। सरस्वती है, शिवालिक है और सिरमौर है। तो 3 प्रकार के एरिया से क्या निकलती है? आपके जो सरस्वती नदी है ये निकलती है। ठीक है, और बाद में हरियाणा में जो इसकी एंट्री है वो कहाँ से होती है? यमुनानगर के आदि बद्री से हरियाणा में इसकी एंट्री होती है। पहले जो आपकी सरस्वती नदी थी ये कैसी नदी थी? 12मासी नदी थी। तभी इसके किनारे क्या थे? जो आपके आर्य लोग थे, मतलब आर्य जो थे सबसे पहले आए थे, नदियों के किनारे रहते थे। ठीक है, तो वो यही इन नदियों के आसपास रहा करते थे। इसीलिए ये नदी क्या थी? कैसी थी? 12मासी नदी थी, क्योंकि इनमें हमेशा ही क्या रहता था? पानी रहता था। परंतु आज ये जो नदी है विलुप्त हो चुकी है, तो इसलिए हम इसे आज बरसाती नदी के रूप में भी जानते हैं। तो कैसी नदी है ये? हमारी बरसाती नदी। कैसी नदी है? बरसाती नदी है। और घग्गर भी कैसी नदी थी? आपकी बरसाती नदी थी। ठीक है, तो 2 नदियों को आप याद रख लीजिएगा। घग्गर नदी बरसाती है और ये कौन सी है? बरसाती है। मतलब सारी नदियां ही क्या है? हरियाणा में बरसाती हैं, सिर्फ यमुना नदी को छोड़कर। यमुना नदी कैसी है? 12मासी नदी है। बाकी आपको जितनी भी नदियां देखने को मिलेंगी सभी की सभी कैसी होंगी? बरसाती नदी होंगी। नदी है वो आपकी बरसाती नदी है, 12मासी नदी नहीं है। जब आपके यहाँ हल्की फुल्की जो भी बारिश होती है तब इस नदी में हल्का हल्का पानी देखने को आपको मिल सकता है। वैसे तो ये नदी विलुप्त हो चुकी है, परंतु कहीं कहीं पर क्या देखने को मिले हैं? सरस्वती नदी के चैनल देखने को मिले हैं। ठीक है, तो जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी की 2 सहायक नदियां हैं, टांगड़ी और मारकंडा। कौन सी नदी है? टांगड़ी
और मारकंडा। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जो टांगड़ी नदी है वो मारकंडा में गिरती है और मारकंडा सरस्वती में। ठीक है, जब हम इन तीनों नदियों के बारे में पढ़ लेंगे तब इसको मैं एक बार रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, जो टांगड़ी नदी है वो मारकंडा में, मारकंडा सरस्वती में। ठीक है, सरस्वती आगे जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है। तो इन सब के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, तो सरस्वती नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से है? शिवालिक श्रेणी से है, सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश का, बाद में आदि बद्री, यमुनानगर और बारामासी। जब इसकी खुदाई की गई थी तो यहाँ पर इस नदी के कुछ क्या मिले हैं? चैनल्स मिले हैं। और ये चैनल कहाँ पर देखने को मिले थे? ये देखने को मिले थे मुगलावाली गाँव में। कहाँ पर? यमुनानगर के मुगलावाली गाँव। कहाँ पर? यमुनानगर के मुगलावाली गाँव में। कौन से गाँव में? मुगलावाली। तो यमुनानगर के मुगलावाली गांव में सरस्वती नदी के चैनल्स देखने को मिले। किसके? सरस्वती नदी के चैनल। चैनल क्या होते हैं? मतलब छोटे छोटे स्रोत जो हैं वो सरस्वती नदी के हमें यहाँ देखने को मिले। सरस्वती नदी के क्या मिले हैं? यहाँ पर चैनल्स मिले हैं। क्या मिले हैं? चैनल्स। ठीक है, तब बाद में रिसर्च की गई तो यही पाया गया कि ये सरस्वती नदी ही है जो क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई थी। तो इस नदी के लिए एक पुनरुत्थान बोर्ड का गठन किया गया था जिसे नाम दिया गया सरस्वती पुनरुत्थान बोर्ड। तो मुगलावाली सरस्वती पुनरुत्थान बोर्ड बनाया गया था। ये बोर्ड बना था आपका 2015 में। कब बनाया गया? 2015 में बना था। और इसी के मतलब इसमें जो सहायता की थी वो दर्शन लाल जैन के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्या ये समाजवादी थे? वैसे समाज के लिए काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो दर्शन लाल जैन, इन्हें पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पिछली बार पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनका नाम क्या है? दर्शन लाल जैन। तो इन्हीं के नाम पर हरियाणा सरकार ने क्या शुरू किया है? इनके नाम पर ही हरियाणा सरकार ने पुरस्कार शुरू किया है। अभी जो हमारा बजट पास हुआ था 8 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में, उसमें हरियाणा सरकार ने दर्शन लाल जैन पुरस्कार, मार्च को जो हरियाणा सरकार है उसने दर्शन लाल जैन पुरस्कार की शुरुआत की थी। और ये जो है पद्मश्री से सम्मानित है। और इन्हीं के लिए क्या बनाया गया है? मतलब इन्हीं के नाम पर ही जो सरस्वती बोर्ड है, इन्हीं के सहयोग से ही ऐसा हो पाया था कि मुगलावाली गांव में सरस्वती नदी के जो चैनल्स है वो हमें देखने को मिले थे। ठीक है, तो सरस्वती नदी पुनरुत्थान बोर्ड 2015 में बनाया गया। और इस बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं सरस्वती विकास बोर्ड। क्या नाम है? एक बोर्ड और है सरस्वती विकास बोर्ड। तो सरस्वती विकास बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं आपके? हमेशा इसके अध्यक्ष आपके हरियाणा के सीएम होंगे। मतलब पदेन, जो अध्यक्ष का पद है ये कैसा है? पदेन है। कि हर बार यहाँ पर इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनेंगे? हरियाणा के सीएम बनेंगे। कौन बनेंगे? हरियाणा के सीएम। तो आज हरियाणा के सीएम कौन है? हमारे मनोहर लाल खट्टर जी क्या है? इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा के सीएम। और इसके उपाध्यक्ष का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके उपाध्यक्ष का नाम है धूमन सिंह किरमिच। क्या नाम है इसका? धूमन सिंह किरमिच। तो इसके उपाध्यक्ष हैं धूमन सिंह किरमिच और इसके अध्यक्ष हैं हरियाणा के सीएम। किसके? सरस्वती विकास बोर्ड के। ये जो बोर्ड है ये सरस्वती नदी की चैनल्स हो गए, इनकी खुदाई हो गई, इसका पुनरुत्थान हो गया, इन सब के लिए काम करता है। वैसे आपके हरियाणा में जितने भी बोर्ड हैं जो मंदिरों से रिलेटेड है, नदियों से, तालाबों से, इन सब के अध्यक्ष आपके कौन होते हैं? हरियाणा के सीएम ही होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ जो आपको ये अध्यक्ष देखने को मिलेंगे ये आपके हरियाणा के सीएम ही होंगे। ठीक है, तो सरस्वती नदी के बारे में भी मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहाँ से निकलती है? सह का रिलेशन है इसके बीच में, सरस्वती, सिरमौर और शिवालिक। बाद में हरियाणा के आदि बद्री के पास से ये कहाँ से चली जाती है? ये बाद में हमारे घग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है, और एक पॉइंट रह गया, सरस्वती नदी जो है ये महाभारत काल से भी मतलब महत्वपूर्ण रही है। जो नरकातारी तीर्थ है, कौन सा तीर्थ है? नरकातारी। क्या नाम है इसका? नरकातारी तीर्थ। नरकातारी तीर्थ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो महाभारत है, महाभारत की जो शुरुआत है, महाभारत के युद्ध की जो शुरुआत है वो नरकातारी तीर्थ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? नरकातारी तीर्थ से। और ये जो खत्म है वो भी कहाँ हुआ था? नरकातारी तीर्थ पर ही। जो ये महाभारत का युद्ध है ये यहीं पर खत्म हुआ था। तो शुरुआत और खत्म कहाँ पर हुई? नरकातारी तीर्थ पर ही हुई है। और ऐसा माना जाता है कि आदि बद्री के किनारे ही बैठकर क्या की थी? मतलब महर्षि वेद व्यास ने जो महाभारत की रचना की थी वो यहीं पर इसी नदी के किनारे की थी। तो सरस्वती नदी के किनारे बैठकर क्या की थी महर्षि वेद व्यास ने? किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने। ठीक है, तो वेद व्यास ने किसकी रचना की है? महाभारत की। तो ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत की रचना है वो कहाँ हुई है? सरस्वती नदी के किनारे ही महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा की गई है। तो
तो ये महाभारत काल से, ऋग्वेदिक काल से बहुत इंपॉर्टेंट नदी रही है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है, क्योंकि हाल ही में मुगलावाली 2015 में पुनरुत्थान बोर्ड बनाया गया, मुगलावाली के चैनल में बने दर्शन लाल जैन को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसकी खुदाई का जो काम है वो चलता रहता है, मतलब इसके ऐसा देखा जाता है कि इसके कहाँ कहाँ चैनल्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारी मारकंडा नदी के बारे में। ये अब आपकी छोटी छोटी नदियां रह गई हैं जिनके बारे में हमारा जान लेना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम वाला जो है ना वो अब इन नदियों में से थोड़ा कम और जो छोटी नदियां हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो इस मारकंडा नदी जो है ये भी आपके शिवालिक की श्रेणियों से निकलती है, और शिवालिक की रेंज से निकलने के बाद ये हिमाचल प्रदेश, कहाँ से, शिवालिक श्रेणी से ये जो नदी है वो आपके निकलती है। ठीक है, शिवालिक रेंज से निकलने के बाद ये हिमाचल प्रदेश के धरतीधर नामक स्थान से इसकी जो एंट्री है वो होती है, बाद में हरियाणा में ये प्रवेश करती है। तो शिवालिक रेंज से निकलने वाली हिमाचल की धरतीधर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, धरतीधर, मतलब ये धरतीधर पहाड़ी है, यहाँ से क्या किसकी एंट्री होती है, मारकंडा नदी की एंट्री होती है, और बाद में हरियाणा में इसकी जो एंट्री है वो अंबाला के काला अम्ब नामक स्थान से होती है। कहाँ से होती है, अंबाला के काला अम्ब। तो अंबाला का जो काला अम्ब नामक स्थान है वहां से किसकी एंट्री है, हमारे मारकंडा नदी की ही एंट्री है। मारकंडा नदी को पहले किस नाम से जाना जाता था, मारकंडा नदी का पहले अरुणा नाम था। क्या नाम था इसका, अरुणा। तो अरुणा नदी भी कौन सी नदी है, मारकंडा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पता ही नहीं कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि मारकंडा नदी का पुराना नाम बताइए। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या आपका, अरुणा नदी है। तो अरुणा नदी ही कौन सी नदी आपकी, मारकंडा नदी है। ये बहुत छोटी नदी है, बहुत अधिक बड़ी नहीं है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी से निकलती है, अंबाला जिले के काला अम्ब नामक स्थान से ये हरियाणा में प्रवेश करती है, तथा बाद में कुरुक्षेत्र में एंटर करती है। कहाँ करती है, कुरुक्षेत्र में इसकी एंट्री है, और कुरुक्षेत्र में एंट्री करते हुए बाद में कहाँ मिल जाती है, इस प्रकार से सरस्वती नदी में इसकी जो सरस्वती नदी है उसमें ये मिल जाती है। किसमें मिलती है, सरस्वती नदी में। तो इस प्रकार मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है, सरस्वती नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो अंबाला के काला अम्ब नामक स्थान से निकलती है, सरस्वती नदी में बाद में विलीन हो जाती है। इसका पुराना नाम क्या था, मारकंडा था, और शिवालिक श्रेणी से निकलती है, हिमाचल प्रदेश की धरतीधर पहाड़ियों से निकलती है। अंबाला के काला अम्ब नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश करती है, और अंबाला से कुरुक्षेत्र में इसकी एंट्री है, और कुरुक्षेत्र में एंट्री के बाद में ये कहाँ चली जाती है, सरस्वती नदी में मिल जाती है। तो देखो आप कुरुक्षेत्र में कौन सी नदी है, मारकंडा। यहाँ घग्गर नदी भी नहीं थी, और दूसरी आपकी यमुना नदी भी नहीं थी। यहाँ कौन सी नदी है, मारकंडा, और एक नदी और आएगी आपकी टांगड़ी। तो मारकंडा और टांगड़ी नदी जो है ये दो छोटी छोटी नदियां हैं, ये कुरुक्षेत्र में बहती हैं। ठीक है, बड़ी नदियां यहाँ से नहीं बहती हैं, तो बहुत छोटी छोटी नदियां जो है वो यहाँ से बहती हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं नदी के बारे में। टांगरी नदी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी नदी है बिल्कुल ही, और ये आपकी हरियाणा से ही निकलती है और हरियाणा में ही खत्म हो जाती है। तो ये आपकी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसी नदी का नाम बताओ जो आपके हरियाणा में ही उसका उद्गम है और हरियाणा में ही वो खत्म हो जाती है, मतलब हरियाणा में ही उसकी जो विलीन हो जाती है वो नदी खत्म हो जाती है, तो हरियाणा के ये कहाँ से निकलती है, शिवालिक रेंज की नदी है। वैसे ये कौन सी रेंज की है, शिवालिक की मोरनी की पहाड़ियों से इसकी एंट्री है। कहाँ से, मोरनी की पहाड़ी। तो मोरनी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी, आपके टांगरी नदी है। तो आपको ये याद रखना है, टांगरी नदी कहाँ से निकलती है, शिवालिक रेंज से। शिवालिक रेंज मोरनी की पहाड़ियों से। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ है, आपके पंचकुला में। तो ये पंचकुला से निकलती है, पंचकुला से फिर अंबाला, अंबाला से फिर कुरुक्षेत्र में एंट्री करती है, और कुरुक्षेत्र में एंट्री करने के बाद कौन सी नदी में मिल जाती है, मारकंडा में। कौन सी नदी में विलीन हो जाती है, मारकंडा में। ठीक है, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि मोरनी से इसकी एंट्री है। बाकी सभी नदियां आपने देखे वो हिमाचल प्रदेश से निकली थी, कोई धरतीधर से, कोई सिरमौर से, ठीक है, कोई डाकशाही से। तो इस प्रकार जो टांगरी नदी है कहाँ से निकल रही है, मोरनी की पहाड़ियों से। मोरनी की जो पहाड़ियां हैं वो हमारे कहाँ पर हैं, पंचकुला में है। ठीक है, और वो जो नदियां थी थोड़ी ऊंचाई से निकलती थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो थोड़ा वहां पर ऊंचे वाला इलाका आ जाता है, हमारे यहाँ पर थोड़ा नीची पहाड़ियां पड़ जाती हैं शिवालिक की। तो ये मोरनी की पहाड़ियां कहाँ से हैं, मतलब पंचकुला, पंचकुला से अंबाला, और अंबाला से होती हुई कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से होती हुई किस में मिल जाती है, ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। तो मारकंडा में क्या है, इसका जो मुहाना है वो कौन सा है, मारकंडा नदी है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि जो टांगरी की, किससे याद रखेंगे, टांगरी नदी से। टांगरी नदी किस में जाती है, मारकंडा में। किस में मिलती है, मारकंडा में। मारकंडा नदी किस में मिलती है, आपके सरस्वती में। किस में मिलती है,
वती में। फिर सरस्वती नदी का मुहाना कौन सी नदी है? घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। तो इस प्रकार आप इन चारों नदियों को याद रखिएगा। सबसे पहले छोटी नदी टांगरी नदी, क्योंकि ये हमारे हरियाणा से निकलती है, तो टांगरी नदी, टांगरी के बाद उससे थोड़ी बड़ी कौन सी? मारकंडा, मारकंडा से फिर थोड़ी बड़ी सरस्वती, सरस्वती से बड़ी घग्गर नदी। ठीक है, तो टांगरी नदी की, टांगरी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा की, मारकंडा सरस्वती की सहायक नदी है, सरस्वती घग्गर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चारों नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं दृश्वदी नदी के बारे में। ठीक है, ये आपकी मतलब कहीं कहीं से कुछ नाम दिया गया और कहीं से कुछ नाम दिया गया है। इसके बारे में पूरी क्लैरिटी कहीं भी नहीं लिखा गया है, मतलब गूगल पे भी देखेंगे तब भी आपको इस नदी के 2-3 नाम जो है वो देखने को मिलते हैं। मैंने लिखा है चेटांग नदी या चेतांग नदी कह सकते हैं, चेटांग नदी भी यही है। ठीक है, तो ये जो नदी है चेतांग नदी, ये आपकी शिवालिक रेंज से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक रेंज से। और ऐसा कहा जाता है कि ये हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। कौन सी? चेटांग नदी क्या है? हरियाणा की सबसे छोटी नदी। एक नदी और है, उसका नाम है थापना नदी। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको चेतांग नदी देखने को मिलेगी और कहीं थापना नदी। ठीक है, तो हरियाणा की सबसे छोटी नदी सिर्फ 15 किलोमीटर की है, ये सबसे छोटी नदी। तो ये 15 किलोमीटर की है। क्या नाम है इसका? चेटांग नदी। ठीक है, ये क्या है? हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। कहीं कहीं पर आपको थापना नदी भी देखने को मिलेगी। कौन सी नदी? थापना। अगर आपके ऑप्शन में चेटांग नदी नहीं है और थापना है तो आपको थापना को टिक कर देना। किलोमीटर है, कितनी है? 9 किलोमीटर। ठीक है, तो वैसे आपके मतलब बुक्स में आपको ये दोनों ही देखने को मिलेंगी, कहीं पर चेतांग नदी लिखा और कहीं पर ये थापना नदी लिखा है। ठीक है, हरियाणा की सबसे छोटी नदी अगर पूछा जाए तो चेतांग नदी है, शिवालिक रेंज से निकलती है और ये किसके पैरेलल बहती है? सरस्वती नदी के पैरेलल। सरस्वती नदी के पैरेलल मतलब सरस्वती नदी के समानांतर बहती है। कौन सी नदी? आपकी चेतांग नदी। और जब आपके ऋग्वेद काल था, ऋग्वेद काल में जो आपकी चेतांग नदी है इसे दृश्वदी नदी के नाम से भी जाना जाता था। कौन सी नदी कहते थे इसको? दृश्वदी। तो पुरानी और दृश्वदी नदी ही कौन सी? आपकी चेतांग नदी है। जो सीसवाल सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा हरियाणा में, तो आपका जो सीसवाल गांव है वो दृश्वदी नदी के ही किनारे है। कौन सा गांव? सीसवाल। ठीक है, तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सीसवाल गांव कहाँ पर है, मतलब कौन सी नदी के किनारे है, तो आपके दृश्वदी नदी के किनारे है सीसवाल। वैसे हिसार का एक गांव है और ये वैदिक सभ्यता से भी पुराना गांव माना जाता है, मतलब वैदिक सभ्यता से भी पुरानी इसकी सभ्यता है, जिसे हम सीसवाल सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो चेतांग नदी शिवालिक रेंज से निकलती है, हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। कहीं कहीं आपको थापना नदी भी देखने को मिलेगी और ये वैदिक काल में इसे किस नाम से जाना जाता था? दृश्वदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और सीसवाल भी यही है, मतलब सीसवाल जो गांव है वो दृश्वदी नदी के किनारे है और ये सरस्वती नदी के पैरेलल बहती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं राक्षी नदी। कौन सी नदी है ये? राक्षी नदी। इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया है दृश्वदी नदी या चेतांग नदी के बारे में, उसकी सहायक नदी है ये। ठीक है, ये किस में मिलती है? चेतांग नदी में मिल जाती है, या हम कह सकते हैं दृश्वदी नदी में ये मिलती है। कौन सी नदी में? दृश्वदी में। इसकी जो एंट्री है ये हरियाणा, इसकी एंट्री राक्षी नदी जो है शिवालिक रेंज से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? शिवालिक की रेंज से, शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली हरियाणा की नदी है। ठीक है, ये शिवालिक श्रेणी से निकलती है तथा बाद में हमारे यहाँ पर इसकी जो एंट्री है वो यमुनानगर के बिलासपुर से होती है। कहाँ से होती है इसकी एंट्री? यमुनानगर के बिलासपुर से। ठीक है, और ये इसका मुहाना कौन सा है? ये कहाँ मिलती है? दृश्वदी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो आपको इस नदी के बारे में बस इतना ही याद रखना है। छोटी सी नदी है, क्या नाम है इसका? राक्षी नदी। राक्षी नदी की ऐसा ही पूछा जाता है एग्जाम में, राक्षी नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये आपकी चेतांग नदी या दृश्वदी नदी की सहायक नदी है। यमुनानगर के बिलासपुर से इसकी एंट्री है। कहाँ से एंट्री होती है इसकी? यमुनानगर। राका नदी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नदी के नाम से? राका नदी भी यही है। तो आपको ये याद रख लेना है। राक्षी नदी कौन सी नदी है? राका नदी है। हिमाचल प्रदेश के यमुनानगर के बिलासपुर से बहती हुई ये बाद में कहाँ चली जाती है? दक्षिण पश्चिम की तरफ जाती हुई लाडवा नामक स्थान से मोड़ खाकर फिर ये कहाँ चली जाती है? चेतांग नदी दृश्वदी नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार दृश्वदी नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? राका नदी या राक्षी नदी है। ठीक है, तो हमारी उत्तर पूर्व यानी कि शिवालिक रेंज की हमारी जितनी भी नदियां थी वो सभी मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे हमारे दक्षिण हरियाणा की नदियों के बारे में जो अरावली रेंज से निकलती हैं।
तो 3-4 छोटी छोटी नदियां हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नहरों के बारे में। नहरों के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। इस क्लास में तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम नदी का जो हमारा टॉपिक है उसके लिए हमारा जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में नहरों के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। और जो आपका ये नदियों का टॉपिक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें नदियों के टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो आप इस सबको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाद में किसी बुक में से पढ़ लेंगे तो आपको ये और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे दक्षिण हरियाणा की नदियों के बारे में। इसके बाद हम जान लेते हैं साहिबी नदी के बारे में। जो साहिबी नदी है ये आपके दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। कौन सी नदी है? दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी साहिबी नदी है। कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी। क्या नाम है इसका? साहिबी नदी, ठीक है। साहिबी नदी जो है इसकी जो एंट्री है ये राजस्थान से निकलती है। कहां से इसकी एंट्री है? राजस्थान के जयपुर से। राजस्थान के जयपुर से सीवर की पहाड़ियों से ये नदी जो है वो निकलती है। कहां से निकलती है? सीवर की पहाड़ियों से। और सीवर की पहाड़ियों से होती हुई हरियाणा के कौन से जिले में प्रवेश करती है? हरियाणा के रेवाड़ी में ये प्रवेश करती है। हरियाणा में कोट कासिम नामक स्थान है। क्या स्थान है? कोट कासिम। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ हरियाणा के कहाँ प्रवेश करती है ये? कोट कासिम नामक स्थान पर ये प्रवेश करती है। और कोट कासिम नामक स्थान से ये आपके रेवाड़ी, कहाँ पर स्थान है ये? रेवाड़ी में ये प्रवेश करती है। कहाँ पर? कोट कासिम रेवाड़ी में इस नदी का क्या होता है? प्रवेश होता है। तो हरियाणा में इसकी एंट्री कहाँ से होती है? रेवाड़ी से होती है, ठीक है। तो दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी नदी साहिबी नदी है। साहिबी नदी की जो एंट्री है वो कहाँ से है? राजस्थान के जयपुर के सीवर की पहाड़ियों से है। और बाद में ये जो नदी है हरियाणा में एंट्री कहाँ से करती है? रेवाड़ी के कोट कासिम नामक स्थान से ये जो नदी है ये एंट्री करती है। तो साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। और साहिबी नदी को आप किस तरीके से याद रखेंगे? सै से ही साहिबी है और सै से ही क्या है? सीवर है। तो कौन सी पहाड़ियों से निकलती है साहिबी नदी? सीवर की पहाड़ियों से निकलती है। और बाद में हरियाणा के कोट कासिम नामक स्थान से जयपुर रेवाड़ी में प्रवेश करती है। और कुछ विद्वान जो है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो आपका ASI है, उसका मानना है कि ये जो नदी है बाद में ये कहाँ पर? राजस्थान में, मतलब बाद में जो नदी है ये विलीन हो जाती है। साहिबी नदी का क्या मानना है कि जो नदी है कहाँ पर विलीन होती है? ये ASI जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसका कहना है कि ये नदी क्या है? बाद में विलीन हो जाती है या खत्म हो जाती है, ठीक है। विलीन हो जाती है, क्या हो जाती है? खत्म। लेकिन जो आम लोग हैं, कुछ विद्वान जो हैं, जिस प्रकार से जो नदियों को लेकर काम करते हैं, और जिस तरीके से दर्शन लाल जैन जी थे जिन्होंने क्या किया? सरस्वती नदी के चैनल ढूंढने में हेल्प की थी। उसी प्रकार से बहुत से विद्वान होते हैं जो इन सब चीज़ों के लिए काम करते हैं। उन लोगों का कहना है कि जो साहिबी नदी है ये विलीन नहीं होती है, ये बाद में क्या करती है? दिल्ली में है एक नजफगढ़ नाला। क्या है? नजफगढ़ नाला। नजफगढ़ नाले में मिल जाती है। और नजफगढ़ नदी, ठीक है, तो नजफगढ़ नाला ही कहेंगे हम। नजफगढ़ नाला में, जो दिल्ली में नजफगढ़ नाला है उसमें मिल जाती है। और बाद में जो ये नजफगढ़ नाला है ये कौन सी नदी में मिल जाता है? यमुना नदी में। कौन सी नदी में मिलता है? यमुना नदी में, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये विलीन हो जाती है और कुछ का मानना है कि यमुना नदी में मिल जाती है। तो ASI क्या कहता है कि ये विलीन हो जाती है, और विद्वान क्या कहते हैं कि नजफगढ़ नाले में मिलती है और नजफगढ़ नाले के मिलने के बाद यमुना नदी में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद हम नेक्स्ट 2-3 नदियां और रह गई हमारी, उनके बारे में और जान लेते हैं। जैसे इंदौरी नदी है, ठीक है। कौन सी नदी है? इंदौरी। इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका नाम इंदौरी क्यों पड़ा? ठीक है, क्या नाम है इसका? इंदौरी। इंदौरी जो नदी है ये आपके मेवात जो आज आपका नू है, कहाँ से निकलती है? मेवात से। ये सभी अरावली रेंजेस की नदियां हैं। कहाँ की हैं? अरावली। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके से यहाँ छुटपुट इलाके, जिस प्रकार ये हमारा दक्षिण हरियाणा है, तो दक्षिण हरियाणा में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिसे हम अरावली रेंज के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इंदौरी नदी जो है वो मेवात से निकलती है। मेवात के आज हम इसे हम नू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नू। तो मेवात से नू नामक स्थान पर इंदौर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से? इंदौर की पहाड़ी से निकलती है। और इंदौर की पहाड़ी से निकलने के कारण हमें से इसका नाम जो है वो इंदौरी नदी पड़ गया। किसके नाम पे पड़ा है? इंदौर पहाड़ियों के नाम पर इस नदी का नाम इंदौरी नदी रखा गया है। मतलब इंदौरी नदी किसके नाम पर पड़ा है? इसका नाम इंदौर पहाड़ियों के कारण इसका नाम पड़ा है। एक बार जो ग्रुप D का पेपर हुआ था
तो उसमें पूछा गया था कि जो इंदौरी नदी है ये कौन सी पहाड़ियों से निकलती है, तो ये आपके इंदौरी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इंदौरी नदी रखा। इसका पुराना नाम था अंशुमती। क्या नाम था इसका? अंशुमती। तो अंशुमती नदी कौन सी? आपकी इंदौरी नदी है, ठीक है। ये बाद में कहाँ? रेवाड़ी के निकट, बाद में ये रेवाड़ी में एंटर करती है और रेवाड़ी के निकट साहिबी नदी में ये प्रवेश कर जाती है। किसमें मिल जाती है? रेवाड़ी के निकट साहिबी नदी में प्रवेश कर जाती है। साहिबी नदी की सहायक नदी होगी, इसका मतलब ये, ठीक है। तो आपको दक्षिण की जितनी भी नदियां देखने में मिलेंगी वो सभी किस में एंटर कर जाएंगी? साहिबी नदी में मिल जाएंगी, मतलब साहिबी नदी की आपको ये सहायक नदियां देखने को मिलेंगी। तो इंदौरी नदी मेवात के इंदौर नामक पहाड़ियों से निकलती है। इसका पुराना नाम अंशुमती था तथा बाद में रेवाड़ी में होती हुई ये साहिबी नदी में मिल जाती है, यानी कि साहिबी की सहायक नदी है। कौन सी? इंदौरी नदी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारी नदियां 2-3 नाम है कृष्णावती, ठीक है। क्या नाम है इसका? कृष्णावती। इसको कृष्णा नदी मत समझ लेना कभी, कृष्णा नदी समझ के उसको दक्षिण भारत की नदियों में टिक कराई, ठीक है। इसका नाम कृष्णावती और ये हरियाणा की नदी है, ठीक। तो कृष्णावती नदी है ये, कौन सी है? कृष्णावती। ये हमारे दक्षिण हरियाणा की नदी है। चाहे इसको कोई ना जानता हो पर हरियाणा वाले तो इसको जानते हैं, ठीक है। तो वैसे बहुत बड़ी रिवर्स में तो काउंट नहीं होती है, पर हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो हमें ये छोटी छोटी नदियां जो है वो याद रखनी पड़ती हैं। तो दोहान नदी कौन सी है? दोहान नदी के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जो आपकी दोहान नदी है कहाँ से है? ये दक्षिण हरियाणा की ही नदी है और ये कहाँ से निकलती है? इसका पुराना नाम था वसुंधरा नदी। क्या नाम था इसका पुराना? वसुंधरा नदी। क्या नाम था? दोहान का जो नाम था वो था वसुंधरा नदी। और जो दोहान नदी है ये जो नदी की जो उद्गम है वो राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र से होती है। कहाँ से है? राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र, इसका नाम ही यही है, नीम का थाना क्षेत्र। तो नीम का थाना क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? दोहान नदी की जो एंट्री है वो राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र से है। ये बाद में हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा के ढोसी की पहाड़ियां, महेंद्रगढ़ में जो है ना ढोसी की पहाड़ियां, वहां पर इसकी क्या है? एंट्री है, ठीक है। ढोसी की पहाड़ियां क्या है? इसका उद्गम स्थान है। तो इससे पूछा जाए आपके हरियाणा में दोहान नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है? वो आपके ढोसी की पहाड़ियों से है। तथा बाद में ये कहाँ चली जाती है नदी? ये ढोसी की पहाड़ियों से होते हुए इस तरीके से गुरुग्राम के बसई जो इलाका है ना, गुरुग्राम में क्या है? बसई। आप जब गुरुग्राम जाते हैं ना तो सबसे पहले आपको बसई, एक छोटा सा इलाका है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सुनने में आता कि बसई स्टेशन, तो आपके गुरुग्राम में ही बसई जो इलाका है वो आर्द्र भूमि इलाका भी है बसई, ठीक है। तो गुरुग्राम के बसई में ये प्रवेश कर जाती है और वहीं पर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है नदी। कहाँ लुप्त हो जाती है? गुरुग्राम के बसई में दोहान नदी जो है ये लुप्त हो जाती है। इसको वसुंधरा नदी के नाम से भी जानते थे। ये नदी जो है ये हरियाणा में 50 किलोमीटर बहती है। कितने हैं? 50 किलोमीटर। और राजस्थान में जो ये है 29 किलोमीटर बहती है। कौन सी नदी? आपके दोहान नदी। तो दोहान नदी का नाम क्या था? वसुंधरा नदी था। ये कहाँ से निकलती है? राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र से निकलती है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ में ढोसी हिल्स इसका उद्गम स्थान है। बाद में ये गुरुग्राम के बसई क्षेत्र में विलीन हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको दोहान नदी के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद पढ़ लेते हैं दक्षिण हरियाणा की सबसे छोटी नदी। क्या नाम है इसका? कृष्णावती। क्या है ये? कृष्णावती नदी है। इसको जरूर याद रख लेना क्योंकि कई बार एग्जाम में बहुत बड़ी नदियों के बारे में नहीं पूछा जाता और ये छोटी छोटी नदियां पूछ ली जाती है जिसे हम अच्छे से पढ़ते नहीं है, ठीक है। क्योंकि कृष्णावती नदी क्या है? दक्षिण हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। तो आपसे ऐसा पूछ लिया जाए दक्षिण हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो दक्षिण हरियाणा की सबसे छोटी नदी कृष्णावती है। सबसे छोटी नदी क्या नाम है इसका? कृष्णावती, ठीक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राजस्थान के जयपुर से इसकी हरियाणा में एंट्री है और यहाँ से निकलकर ये महेंद्रगढ़ के नारनौल में प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में इसकी एंट्री है। कौन से निकलती है? जयपुर से निकलती है। बाद में कहाँ एंटर करती है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। नारनौल में एंटर करने के बाद में झज्जर, कोसली इन इलाकों को पास करती हुई कहाँ से? कोसली, झज्जर यहाँ से पास करती हुई बाद में बरहोड़ नाला है। क्या नाम है उसका? बरहोड़ नाला। तो बरहोड़ नाले में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? बरहोड़ नाले में मिल जाती है। और नजफगढ़ नाले में कौन सी नदी मिलती थी? मैंने अभी आपको बताया है। नजफगढ़ नाले में कौन सी नदी मिलती थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो आपकी जो कृष्णावती नदी है ये क्या है आपकी? ये कोसली, झज्जर से होती है, बरहोड़ नाले में मिल जाती है। तो दक्षिण हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी हो गई? आपके कृष्णावती नदी है। और आपके दोहान नदी का नाम क्या था? इसका नाम था वसुंधरा। और एक नदी थी आपकी अंशुमती।
तो आपकी कृष्णावती नदी दक्षिण हरियाणा की सबसे छोटी नदी है और ये क्या है, राजस्थान के जयपुर से महेंद्रगढ़ नारनौल में एंट्री करती है और बाद में ये बरहोड़ नाले में मिल जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये सभी जो नदियां हैं ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देती हूँ जिसके बारे में आप मुझे आंसर्स कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं लिखूंगी और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी नहीं लिखूंगी, जो मैंने पढ़ाया है उसी में से लिख दूंगी। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे हरियाणा की ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा से ही निकलती है और हरियाणा में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे हरियाणा में ही लुप्त हो जाती है और ये कौन सी नदी की सहायक नदी है और ये किस नदी की सहायक नदी है, ये किसकी सहायक नदी है, तो इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, किसकी सहायक नदी है। तो आज आपका यही होमवर्क है। ठीक है, तो जो भी मेरी क्लास देखेगा उसे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है, मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो हरियाणा की नहरों के बारे में रहेगी, जैसे SYL मुद्दा रहा था पिछले टाइम में, गाना आया था उसको लेकर, उन सब के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, जितनी भी नदियाँ नहरें हमारे हरियाणा में बनाई गई हैं, पश्चिमी यमुना नहर है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, उन सब के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।